हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग 3D के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव जो आप लोग के एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। आप लोग बिहार यूनिवर्सिटी के मतलब कि कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, अगर आप लोग के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आता है और उसमें 3D आता है तो ये सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग के एग्ज़ाम में आने की हाई पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ओके। और चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट 1 2 3 फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोऑर्डिनेट एक्सेस पूछ रहा है, मतलब एक्स से उसका डिस्टेंस कितना है, वाई से उसका डिस्टेंस कितना है, जेड से उसका डिस्टेंस कितना है। अगर एक्स से डिस्टेंस पूछी जाएगी आप लोगों से तो आप लोग को हो जाएगा वाई स्क्वायर अपन जेड स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 मतलब √13, ओके। अगर y से आप लोगों से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आप लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 मतलब √10। अगर जेड एक्सिस से पूछा जाएगा आप लोगों से डिस्टेंस तो आप लोगों का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मतलब 5 √5, तो √13 √10 √5 ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों का, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैनल पर 2D के आप लोगों के गेस्ट पेपर जो वैशाली यूनिवर्सिटी का है उसे सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 चारों के चारों गेस्ट पेपर मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और उसके साथ ही मैं आप लोगों को बहुत कुछ और 2D का रिवीजन वीडियो भी 2 प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, जिसमें आप लोगों को सभी के सभी फॉर्मूला याद करवा दी हुई हूँ। और 3D का भी पूरा रिवीजन वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज मैं 3D का मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव करवा देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादा लग रहा है आप लोग के एग्जाम में आएगा, इसलिए इसके बाद मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर से भी करवा दूँगी और मॉडल पेपर से भी करवा दूँगी, ओके। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 आर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2 और z1 प्लस z2 y2। ये आप लोगों को मिड पॉइंट फार्मूला है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है, मैं आप लोग को अभी बता दे रही हूँ। थर्ड क्या आप लोग का, दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स ऑफ दिस। तो आप लोग जब भी सेंट्रॉइड पूछा जाएगा ना तो सेंट्रॉइड में 3 मिड पॉइंट भी फार्मूला लगा दीजिएगा, ओके। x1 प्लस x2 प्लस x3 और 3 है तो डिवाइडेड बाई 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 और इसमें z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3। ये आप लोगों का सेंट्रॉइड का फार्मूला है, ओके। आप लोगों को सेंट्रॉइड का फार्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए ये सब क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप लोग एग्जाम में आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, दी इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। जब भी एक्स एक्सिस के बारे में बात करा जाएगा तो मतलब वाई और जेड जीरो है, ओके। जब भी आप लोगों से वाई एक्सिस के बारे में बात किया जाएगा तो वाई एक्सिस तो एक्स और जेड जीरो है। जब भी आप लोगों से जेड एक्सिस के बारे में बात किया जाएगा तो एक्स और वाई जीरो हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइन। देखिए डायरेक्शन कोसाइन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग एग्जाम में आने की हाई पॉसिबिलिटी है। तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे निकालते थे, दोनों मतलब कि पहले तो इसका निकाल लीजिएगा, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 आएगा और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा तो आप लोग का डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। मैं आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो दोनों अच्छे से बताई हुई हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के आप लोग का, दी कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी फॉर द 2 लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन आर दिस। तो आप लोगों को मैं बताई थी, जब भी डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है और बोला है ऑर्थोगोनली कहने का मतलब है वो परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होता है तो कॉस थीटा 90 डिग्री होता है, तो कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 आप लोगों का 0 होता है। तो आप लोग का ये जो रिलेशन दिया हुआ है ना वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, इसके लिए मैं करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, इफ़ एल एम एन विद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन देन। तो आप लोगों को मैं बताई थी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और मैं बोली थी अच्छे से याद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, व्हाट इज़ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछा जा रहा है, तो एक्स एक्सिस में एलिमेंट होगा बाकी तो 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए,
तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। एक्स एक्सिस में पूछ रहा है ना डायरेक्शन कोसाइन, तो एक्स एक्सिस वाला होगा और बाकी दोनों जीरो हो जाएगा। और देखिए 11 क्या है, इफ़ थीटा विद द एंगल बिटवीन टू लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन आर दिस। तो आप लोगों को मैं बताई थी कॉस थीटा जो होता है वो L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 होता है। यही जब कॉस 90 होता है मतलब परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पे जीरो आ जाता है परपेंडिकुलर के केस में। ओके, जब आप लोगों से इक्वेशन ऑफ YZ प्लेन पूछा जाएगा तो x इक्वल टू जीरो हो जाएगा। द एंगल बिटवीन टू प्लेन, तो दो प्लेन के बीच एंगल पूछा जा रहा है तो आप लोगों को क्या करना होगा, कॉस थीटा की मदद से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 3 2 जा 6 और प्लस -4 इंटू -1 तो आप लोग को 4 हो जाएगा और प्लस 10 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ तो आप लोगों को जीरो आ रहा है मतलब कॉस थीटा जीरो आ रहा है मतलब एंगल π/2 पे होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो देखिए इसका होगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d। अच्छा, ओरिजिन से ओरिजिन से पास कर रहा है तो ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d करेक्ट होगा। ओके, ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब d जीरो है। अगर x इक्वल टू जीरो है मतलब वो कौन सा प्लेन होगा, इक्वेशन yz का प्लेन का होगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या आप लोगों का, इफ़ टू प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू जीरो बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट। तो मैं आप लोगों को क्या बताई थी, जब परपेंडिकुलर है मतलब दोनों के बीच 90 डिग्री है। ओके, तो 90 डिग्री का कंडीशन हम लोग का क्या होता था a1b2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू जीरो। ओके, देखिए परपेंडिकुलर का ये कंडीशन होता है और पैरेलल का ये कंडीशन होता है। तो अब जरूरी नहीं कि इसे एग्जाम में परपेंडिकुलर ही पूछे, पैरेलल भी पूछ सकता है। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा और इससे तो आप लोग को 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। ये सब जो मैं बताई हूँ ना, ये सब कहाँ गया, ये इक्वेशन ऑफ दिस एक्सिस दिस एक्सिस दिस एक्सिस, ये सब ही आएगा आप लोग के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द कंडीशन दैट द जनरल होमोजेनियस इक्वेशन। ये एक जनरल होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, इसका कंडीशन देखिए किस चीज़ के लिए पूछ रहा है। ऑफ द सेकेंड डिग्री इन XYZ शुड रिप्रेजेंट टू प्लेन। अगर वो दो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप लोगों का कौन सा जो कंडीशन है वो सही है। तो आप लोगों का ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये आप लोगों का एकदम सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द लाइन आर गिवन बाय अंडर यूजुअल नोटेशन। तो देखिए ये मैं आप लोगों को रिवीजन वीडियो में बताई थी। आप लोगों का इसका आंसर होगा x1 में ऐड होगा कुछ y1 में भी और कुछ z1 में भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, दी कंडीशन दैट दिस इज परपेंडिकुलर दिस। तो देखिए इसमें आप लोग सतर्क हो जाइएगा क्योंकि मैं आप लोग को बार बार बताई थी जब भी आप लोगों का लाइन और प्लेन की बात किया जाएगा तो आप लोग को सतर्क होना है। सतर्क क्यों होना है, क्योंकि बाकी सब में तो कॉस थीटा इक्वल टू आता है, लेकिन जब भी आप लोगों से लाइन और प्लेन पूछा जाएगा तो आप लोगों से साइन थीटा आएगा और साइन थीटा में तो उल्टा हो जाता है। अगर साइन थीटा में जीरो आ रहा है मतलब कि साइन थीटा में 90 क्या बोलते हैं उसको, साइन थीटा इक्वल टू 1 आएगा तो परपेंडिकुलर होगा और साइन थीटा 0 आएगा तो वो पैरेलल होगा। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है, इज परपेंडिकुलर है मतलब परपेंडिकुलर है तो आप लोगों को 90 डिग्री है। ओके, तो आप लोगों का कौन सा परपेंडिकुलर है तो इसमें पैरेलल वाला केस हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, देखिए तो इसका कंडीशन होगा A/L इक्वल टू B/M इक्वल टू C/L। देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, जब भी आप लोग को परपेंडिकुलर आता था तो आप लोग L1 L2 प्लस M1 N2 और N1 N2 करते थे ना, लेकिन देखिए इसमें जब भी आप लोग को लाइन और प्लेन दोनों का आ जाएगा ना तो साइन थीटा इक्वल टू वो फार्मूला हो जाता है जो फार्मूला मैं बताई थी। तो आप लोगों को परपेंडिकुलर करने के लिए साइन थीटा 90 करना होगा। ओके, देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, तो इसमें आप लोग का उल्टा केस हो जाता है जब भी लाइन और परपेंडिकुलर पूछा जाता है। तो इफ़ द लाइन दिस बी पैरेलल टू द प्लेन दिस, तो इसमें पैरेलल है तो परपेंडिकुलर वाला केस हो जाएगा। तो AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0। ओके, समझ में 19 और 20 आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा यही पूछेगा और ये क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों तो सेम ही है, बस इसमें क्या है इसमें परपेंडिकुलर पूछा है और इसमें पैरेलल पूछा है। ओके, आप लोग उसमें कॉस थीटा उसमें जो फार्मूला आता है कॉस थीटा इक्वल टू L1 L2 करके आता है, लेकिन इसमें जो भी फार्मूला आता है ना वो साइन थीटा इक्वल टू करके आता है। तो आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे क्यों इस दोनों में उल्टा हो जाता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर रिप्रेजेंटेड दिस। तो आप लोग को इसका रेडियस ऑफ स्फीयर बताना है। तो मैं आप लोग को रेडियस ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बताई हुई हूँ, रूट अंडर
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कोई कांस्टेंट है। ओके, तो आप लोग का क्या हो जाएगा, 6 का आधा 3 का स्क्वायर 9, 8 का आधा 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 2, 2 के स्क्वायर 4, और यहाँ माइनस होता है ऑलरेडी और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 16 9 25, 25 4 29, और 29 2 31, 29 और 7 है ना, 29 और 7 क्या हो जाएगा 36, मतलब 6, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 21 का। समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? देखिए 32 क्या आप लोग का, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विद ज्वाइन द दिस एज इट्स डायमीटर। तो आप लोगों को इसका पता होगा x माइनस x1 और x माइनस x2 करके आता था। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। इसका क्या होता था हम लोगों का, जब इक्वेशन ऑफ स्फीयर डायमीटर गिवन रहता था तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2, ये आप लोगों का डायमीटर जब दिया रहता था तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता था। ओके, 23 क्या आप लोगों का, द कंडीशन दैट द प्लेन Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p शुड बी द टेंजेंट ऑन द स्फीयर दिस। तो आप लोगों को स्फीयर का टेंजेंट बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कंडीशन पूछ रहा है, एक प्लेन जब है ना वो स्फीयर के टेंजेंट है, स्फीयर का टेंजेंट दिया हुआ, द कंडीशन एट द प्लेन दिस शुड बी द टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर दिस। तो आप लोग का इसका कंडीशन होता है पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस, देखिए किसी भी का टेंजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आप लोग को बार बार बोली हुई हूँ टेंजेंट अच्छे से याद करने के लिए। देखिए ये कौन है और बोल रहा है ये परपेंडिकुलर जनरेटर कब होगा, कौन परपेंडिकुलर कब होगा, तो इसके लिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, कौन जो होता है ना वो कौन हैज़ 3 परपेंडिकुलर जनरेटर इफ़, तो हम लोगों का इसका कंडीशन होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मतलब वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब सी जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो आप लोगों का वो जो होता है ना वो एक कोण को रिप्रेजेंट करता है जब सी नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अब क्या आप लोगों का कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट द कंडीशन फॉर दिस टू रिप्रेजेंट ए कोन। तो आप लोगों को कोन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता था, मैं ऐसे बताई थी ABCD करके बताई थी, और उसके बाद बोली ऐसी करके कुछ डायगोनल में ABCD रहता है तो वो तो याद ही है आप लोग को, 0 0 U हो जाता था और इधर भी 0 0 U हो जाता था। इधर क्या होता था BFB होता था, BFB इधर गया तो BFB इधर भी आता था, उसके बाद C के साथ W इधर जाता था, W इधर भी जाता था। तो ये आप लोगों का कौन का क्या बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन है। ओके, और ये सब तो सब्जेक्टिव टाइप का है। बस हो गया, इतना ही काफ़ी है। तो मुझे आज 25 ऑब्जेक्टिव करवाना था आप लोगों को, मैं 25 ऑब्जेक्टिव 3D के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवा दी। ये भी आप लोग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इन एनी स्पेस इन कार्टेशियन एंड पोलर सिस्टम। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा, अगर कार्टेशियन के लिए बोला जाएगा तो वो XYZ होता है, और पोलर का होता है R थीटा R5Z भी होता है, या फिर R थीटा 5 भी होता है। ओके, ये आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3D का करवा दी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। थैंक यू।